हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं नया चैप्टर लेके आ गया हूँ जो कि प्रधानमंत्री आज का चैप्टर है। तो इससे पहले मैंने आपको जो पॉइंट पढ़ाया मैं बता देना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको सरकार के 3 अंग बताए थे। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका हमने करा था, विधायिका और न्यायपालिका जो किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाती है, वो मतलब विधि को निर्माण करती है। दूसरा है कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका जो है कानून को लागू करेगी। अब कोई भी कानून को बनाया जाता है उसके बाद उसको लागू किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर है, केंद्र और राज्य स्तर पर। तो केंद्र में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो कि मैंने चैप्टर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे दीपक कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज का जो है तीसरा पॉइंट वो है प्रधानमंत्री। तो आज हम प्रधानमंत्री को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो प्रधानमंत्री का बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो प्रधानमंत्री जो होता है अभी हम समझ लेते हैं। एक तो पॉइंट में हम 2 पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले एक तो राष्ट्र का अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए बेसिक कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है। और दूसरा सरकार का अध्यक्ष। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये आपको डिफाइन होना चाहिए आसानी से, तभी आप चैप्टर को समझेंगे। और दूसरी बात है सरकार का, जो गवर्नमेंट ऑफ द हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर हमारे, कौन? प्रधानमंत्री। तो देखिए कि आपने कभी देखा होगा कि देश को जो संबोधित करता है वो कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर समय में जो भी सरकार के समक्ष में पेश होती है लोकसभा में या किसी भी तरह का अगर बात करें तो वो हमेशा ही कौन आते हैं? प्रधानमंत्री हमारे आते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कार्यों की। तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का हो गया, और दूसरे प्रधानमंत्री जो है वास्तविक हो गए। वास्तविक हो गए। मतलब इन दोनों का काम हम तो देश का तो जो कौन है? राष्ट्रपति हो गया। और सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें हम कुछ अनुच्छेद अब आगे की बात करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा तो अनुच्छेद देख लेते हैं हम कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 74, मतलब कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद आर्टिकल में, हमारे आर्टिकल में संवैधानिक तौर पे एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और अनुच्छेद 75 में की बात करेंगे हम, अनुच्छेद 75 की, तो एक प्रधानमंत्री होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री। तो देखिए कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। देखिए मंत्रिपरिषद जो है 3 स्तरों पे होती है, जो कि मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा स्तर जो है उप मंत्री में नाम आता है। तो ये मंत्रिपरिषद का 3 स्तर होते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद का गठन किस में कहा गया? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। मतलब कि मंत्रिपरिषद का गठन मतलब कि राष्ट्रपति को सहायता, मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। क्या होगी? मंत्रिपरिषद का हमने बात कहा तो क्या कहा है इसमें? पॉइंट में हम समझ लेते हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम आर्टिकल 74 की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक अनुच्छेद कहें बात कि इसमें 42वां संशोधन हुआ। हम मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, 42वां संशोधन हुआ 1976 में। 1976 में एक 42वां संशोधन होता है। 42वां संशोधन 1976 में 1976 आर्टिकल मतलब कि 1976 में होता है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगी। मतलब कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। सिंपल सा वे कहें तो 42वां संशोधन हुआ 1976 में कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करती है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल क्या है? 75 में कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति ये राय लेता है। तो आपको ये डिफाइन हो गया होगा। नहीं, 75 क्या कहता है? एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा में बहुदल का नेता हो, बहुमत दल का नेता होना चाहिए, का नेता हो। पहला पॉइंट कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री 1970 की हम बात कर रहे हैं, मतलब 75 की बात कर रहे हैं आर्टिकल की कि लोकसभा कैसे चुनेंगे? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको क्लियर कर दिया था। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि हमने पढ़ा था। और अब ये नेता कैसे नियुक्ति करता है? देखिए, अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना उसको बहुत जरूरी होता है। बहुमत मतलब क्या होता है कि देखिए कि 100 है, 100 लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? 545 सदस्यों की संख्या है। अब इसमें से क्या होता है कि मतलब कि बहुमत में से अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, 100 को 2i कर देते हैं और प्लस 50 कर देते हैं, 50 + 1, मतलब कि इसको इससे डिवाइड कर देना है आसानी से। 100 को 2 से, इसका फॉर्मूला दे दिया गया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 50 + 1 मतलब कि आधे से ज़्यादा, मतलब जितने भी सदस्यों की संख्या उसका बहुमत होना जरूरी होता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किसी भी मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब किसी भी सदन का होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना वो जरूरी होता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर सदस्य नहीं है, अब देखिए मैंने क्या पॉइंट आपको समझाया है कि बहुमत दल का नेता होना चाहिए लोकसभा का। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का वो सदस्य होना जरूरी होता है।
किसी प्रधानमंत्री को बनने के लिए बहुमत चाहिए उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर आप सोचिए कि उनको बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करेगा एक प्रधानमंत्री की। तब इस पे एक और काम किया जा सकता है कि वो किसी भी ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो लगता है कि वो उस कार्यभार को संभाल सकता है, लेकिन उसको एक टाइम दे दिया जाता है। तीसरा कि 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंतर्गत बहुमत साबित करना होता है उसे। कोई भी सदस्य जो बनाया गया है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, बट चुनना है उसको, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, बहुमत हासिल करना होता है या साबित करना होता है, तभी वो, नहीं तो उसके जो सदन होते हैं उनके प्रधानमंत्री को उस पद से हट जाना पड़ता है, उनको हटा दिया जाता है अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आयु की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए। तो आयु हमने देखा अपने, अगर मेरा पॉइंट समझा होगा तो देखिए कि लोकसभा का मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट हम समझ लेते हैं एक आसानी से। लोकसभा प्रधानमंत्री की आयु, आयु को हम समझते हैं। तो देखिए अगर वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य, मैंने क्या बताया था आपको पॉइंट कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है अगर वो किसी पद पर आना चाहता है, प्रधानमंत्री के पद पर। तो लोकसभा में अगर सदस्य है तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा का अगर सदस्य है तो 30 वर्ष होना जरूरी होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको आसानी से समझा दिया। एक और पॉइंट है कि इसकी आयु क्या होनी चाहिए, मतलब कि कब तक ये हमारे प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। मतलब जब तक वो रहते हैं बहुमत दल के नेता तब तक प्रधानमंत्री रहते हैं, और उनका कोई भी एज जो है लिमिटेड नहीं होता है कभी अपना, जब तक वो अपना बहुमत हासिल करे रहते हैं, जब तक उनकी सरकार होती है तब तक वो अपने सरकार बनाए रखती है और अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शपथ। शपथ की बात करते हैं। शपथ किनके समक्ष में लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब हमने देख लिया कि लोकसभा या राज्यसभा का वो सदस्य भी बन गए, अब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए गए और वो प्रधानमंत्री बन गए। अब शपथ किनके समक्ष में लेते हैं, तो शपथ की बात करते हैं हम। तो शपथ जो लेते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष मतलब होता है सामने, समक्ष शपथ लेते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा शपथ किनके समक्ष में लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष में लेते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं हम। कार्यकाल कितना होता है हमारे प्रधानमंत्री की, 5 वर्ष होता है। जब तक उनकी सरकार, मतलब कि जब वो मतलब कि शपथ ले लेते हैं, उनके बाद जो भी उन मंत्रिपरिषद वो नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो भी कैबिनेट मंत्री है। तो कैबिनेट मंत्री और मुख्य प्रधानमंत्री मिलकर ही मंत्रिमंडल का निर्माण करती है, और हेड भी कैबिनेट ही होता है। तो हमने बात करा कि कार्यकाल कितना होता है, लेकिन इससे भी पहले उनको भंग किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है, और इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे कि उनकी सरकार को, अगर वो अपने संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है तो उससे पहले भी इस सरकार को हम गिरा सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं त्यागपत्र। राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किन्हें देते हैं, त्यागपत्र मतलब कि अगर इस्तीफा दे रहे हो तो इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना हो तो, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना हो तो किसको देगी, प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देगी, राष्ट्रपति को। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट राष्ट्रपति के आ रहे हैं, मतलब कि
देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिला रहे हैं और त्याग पत्र भी किनको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ही दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। अब हम वेतन की बात करते हैं, सैलरी की, कि प्रधानमंत्री को सैलरी कितना मिलता है, वेतन कितना मिलता है। तो प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो जितने मतलब कि जो सांसदों को वेतन मिलता है, जो सांसदों का वेतन होता है उतना ही प्रधानमंत्री को भी मिलता है। मतलब कि जो लोकसभा के सदस्यों की, जो सांसद होते हैं, जो सभी सांसदों का वेतन होता है उतना ही प्रधानमंत्री को मिलता है। और वेतन जो है संसद द्वारा तय किया जाता है। वेतन कौन तय करता है, ये पॉइंट में आप लिख सकते हैं। वेतन जो है तय कौन करता है, वो करता है संसद, पार्लियामेंट। तो वेतन कौन तय करता है, संसद करती है। और वेतन कितना होता है प्रधानमंत्री को, जो सांसदों का वेतन होता है उतना ही प्रधानमंत्री को भी ये वेतन मिलता है। तो ये आपको पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी पॉइंट्स थे। तो चलिए कि हम जो है नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, शक्तियां हम पढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है, क्या क्या प्रधानमंत्री की शक्तियां होते हैं। जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती है। तो पहली बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद। तो पहली शक्ति है मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाती है, जैसे कि कोई भी तरह की बात विचार विमर्श करना है तो मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना। मंत्रिपरिषद को मंत्रालय आवंटन करती है, मतलब कि उनके विभागों को बांटती है। जैसे गृह मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, वैसे मंत्रिपरिषद को मंत्रालय बांटती है। तीसरा पॉइंट है विकास कार्यक्रम, जो भी होते हैं काम वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। जो भी योजनाएं बनाई जाती है, जो भी विकास से कार्यक्रम से जुड़े होते हैं, वो सभी का नेतृत्व कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां थी प्रधानमंत्री की। दूसरा है राष्ट्रपति के तौर पर हम कार्य देखें तो राष्ट्रपति को सलाह देती है, किसी भी तरह के कार्य से जुड़ी हुई या किसी भी विकास से जुड़ी हुई या अंतर्गत रूप से कोई भी विवाद हो जाता है तो भी राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये कार्य की बात हो जाती है। और जो भी मंत्रियों की नियुक्ति करना है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सलाह ली जाती है। सेकेंड बोल रहे हैं कि योजनाएं जो बनाई जाती है और विकास जो करी जाती है वो भी सारे संबंधित सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको पॉइंट राष्ट्रपति के कार्यों के मतलब कि प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में पता चल गया कि क्या क्या सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, योजना और विकास से जुड़े हुए जो भी सलाह होती है। तीसरा पॉइंट संसद से जुड़ा हुआ है कि संसद के तौर पे कैसे कार्य करती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है हमेशा, क्योंकि लोकसभा का जो होता है वो अध्यक्ष होते हैं हमारे। तो लोकसभा के जो प्रमुख है हमारे कौन है और उनका नेतृत्व कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। संसद के अंतर्गत सरकार का प्रमुख होती है हमारे प्रधानमंत्री। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का अगर विघटन करना हो, भंग करना हो तो किसी भी तरह का तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। चौथा पॉइंट की हम बात करें अन्य कार्य क्या क्या होते हैं प्रधानमंत्री की, तो नीति आयोग जैसे और अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के अनुमति के ही से ही होती है। तो ये जो भी थे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सिंपल सा है, 4 वे में इसको आप आसानी से बांट सकते हैं। पहला है मंत्रिपरिषद के लिए, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है अन्य कार्यों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जो है कार्य एवं शक्तियों का उपयोग करती है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था प्रधानमंत्री, जो मैंने आपको समझाया और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मंत्रिपरिषद क्लियर करवाऊंगा। तो इस पॉइंट वाइज ही हम चल रहे हैं, जो हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका करे थे उसी के हिसाब से मैं आपको टॉपिक पूरा क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ओके।